Assalamu alaikum ji and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and this is my series on CSS preparation lectures. तो जी काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू सम प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स। उसके लिए बहुत माजरत। आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आई प्रॉमिस यू दैट इंशाल्लाह। ठीक है जी। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले जो है ना वो इंग्लिश ऐसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका और करंट अफेयर्स इन दो सब्जेक्ट्स पे मैं इंशाल्लाह फोकस रखूँगा इन द अपकमिंग फ्यू लेक्चर्स, ताकि आप लोग को एक बेहतर आइडिया हो जाए सो दैट व्हेन यू गो इनटू योर एग्ज़ाम्स यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। तो उसको तो हम इंशाल्लाह आगे चलाएंगे, ऐसे कि किस तरह से आउटलाइन कंपोज करनी है, किस तरह से टाइम एलोकेशन करनी है, इंट्रो कैसे लिखना है, कनेक्ट कैसे करने हैं पैराग्राफ्स, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो ये सारे आइडिया मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। फिर मेरी जो आउटलाइंस उस ज़माने की बनी हुई थी उसमें भी काफ़ी करंट टॉपिक्स भी थे जो आपके अभी भी काम आ सकते हैं, तो वो मैं इंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। यहाँ पे कंपोज करेंगे हम आउटलाइंस। तो जैसे आपको भी बेहतर आइडिया हो जाए कि आउटलाइंस किस तरह से कंपोज होती हैं, ऐसे किस तरह से कंपोज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह इस सीरीज़ में, जो ऐसे की सीरीज़ होगी। फ़िलहाल जी आज का जो टॉपिक है ये बहुत एक अलार्मिंग सी इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो गई है। तो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इज़ पाकिस्तान गोइंग टू डिफ़ॉल्ट या इज़ पाकिस्तान हेडेड टूवर्ड्स एन इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट। तो आज हम इसको कवर करेंगे। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए सीएसएस के हवाले से हम वो कवर करेंगे, और फिर हम कवर करेंगे कि पाकिस्तान किस क्राइसिस के थ्रू इस वक्त गुजर रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, या किस तरह से वी कैनॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट बट व्हाट आर द इंडिकेटर्स सजेस्टिंग। तो जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली जी व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट है क्या। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल आप अपने एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपने किसी से खुदा न खासा कोई उधार लिया है, और अगर आप वो चुका नहीं सकते, उसको वापस नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है कि आप डिफ़ॉल्ट कर गए। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद आवर कंट्री एज़ वेल। हमने बहुत ज़्यादा डेट जो है वो बाहर का इकट्ठा कर लिया है। जिन लोगों ने हमें पुराने लोन्स दिए थे उस पर इंटरेस्ट लग लग के वो इतना ज़्यादा हो गया है। और इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल लेंडर्स जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितनी हमें लोन्स वगैरह दिए थे, तो वो सारे मिला के कुल जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम उनको रीपे कर पाएँ। और रीपे करना होता है आपको डॉलर्स में। फिर आपके करेंसी क्राइसिस की वजह से वो जो लोन था, जो फॉर एग्जांपल 20 साल पहले आपने 1 बिलियन लिया था, तो वो अभी बढ़ के 10 बिलियन हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं पाकिस्तान को। तो क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, डिफ़ॉल्ट है क्या, इसको हम देखते हैं। तो जी सिंपली आवर कंट्री ओज मनी टू इंटरनेशनल लेंडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये तो आपको समझ आ गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जी हैं फिगर्स, ये इससे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये फिगर्स मुझे मिली थी 2022 की गालिबन, मेरे ख्याल से जुलाई की हैं। तो अभी तो ये 130 हो गया होगा या 125 के अराउंड होगा, 125 बिलियन। तो जी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त उसको इतना कर्ज़ा अदा करना है, $100 बिलियन। और जो है वो इस साल जो है वो उसको $21 बिलियन जो हैं ओवरऑल पे करने हैं। लेकिन ये फिगर जो है ये थोड़ी सी इन्फ्लेटेड है, $21 बिलियन वाली। मैं इसका एग्जैक्ट ब्रेकअप जो है ना वो एंड वाली स्लाइड में आपको इंशाल्लाह दूंगा कि इस वक्त हालात क्या हैं और किस तरह से हम उसको कोप कर सकते हैं। तो जी अगर खुदा न खास्ता कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे चलती हैं, वो ऑयल पे चलती हैं। ऑयल हम प्रोड्यूस तो करते नहीं है, हमारे यहाँ गैस के रिज़र्व तो बिल्कुल हैं, लेकिन ऑयल के रिज़र्व अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा नहीं है कि हम लोग एक्सपोर्ट करें या अपनी प्रोडक्शन पे वर्क करें। तो हमें अनफॉर्चुनेटली वो इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑयल का जो है हमारा मेजर इंपोर्ट बिल का पोर्शन होता है। फिर उसका ऑयल के कुछ पोर्शंस होते हैं, रिफाइंड ऑयल होता है, दूसरा ऑयल होता है। ठीक है जी, और उसके अलावा भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब कोई भी कंपनी इंपोर्ट करना चाहती है कोई चीज़, तो उसको डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। ठीक है जी, तो वो लोकल करेंसी में पे करेंगे और उसके बाद उसको डॉलर ख़रीदेंगे और डॉलर्स में वो अपने जहाँ से वो चीज़ मंगवा रहे हैं उनको पे करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली डॉलर चलता है।
तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जी अगर खुदा न खास्ता कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो कोई डॉलर्स आपको देगा नहीं। जब कोई डॉलर्स नहीं देगा आपको, लेंडर कंट्रीज़ पैसे नहीं देंगे, इंस्टीट्यूशंस डॉलर्स नहीं देंगे, तो आप ट्रेड कैसे कैरी आउट करोगे? तो आपकी सारी इंडस्ट्री जो कि डॉलर्स पे चलती है, जो चीज़ें आप जहन में ले आएँ कि ऑयल के ऊपर आपकी सारी बेसिकली जो ये आप बिजली यूज़ कर रहे हो वो भी ऑयल के ऊपर चलती है, क्योंकि हमारा हाइडल प्रोडक्शन या विंड पावर प्रोडक्शन या जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम कोल और ऑयल पे ही अपने पावर प्लांट्स को चलाते हैं। तो सबसे पहले तो जी वहाँ पे इशू आएगा। दूसरा, हमारी गाड़ियाँ, हमारी मोटरसाइकिल्स वगैरह सारी जो हैं वो ऑयल पे चलती हैं, पेट्रोल पे चलती हैं। तो ये पेट्रोल जब इंपोर्ट होना ही बंद हो जाएगा तो ये फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी रुक सकती है, खुदा न खास्ता फिर लोड शेडिंग आ सकती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो कि कंट्रीज़ फील करते हैं। फिर आपके इवन समटाइम्स खाने के जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हम मंगवाते हैं बाहर से, वो भी बंद हो जाएंगे। मेडिसिन्स हैं, इसेंशियल आइटम जैसे इंसुलिन वगैरह का आजकल चल रहा है, कि वो भी हम इम्पोर्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि पेट्रोल नहीं होगा, गैस नहीं होगी, मेडिसिन्स नहीं होंगी, लोड शेडिंग होगी। द lender इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज़ विल स्टॉप गिविंग पाकिस्तान मोर डेट। जाहिर सी बात है, अब अगर आप कॉमन सेंस अपने ऊपर लें कि भाई अगर आपने जो है वो किसी से पैसे लिए हुए हो और अगर आप वो वापस नहीं कर रहे हो, आपने उनको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं 3 महीने में आपको ये पैसे वापस कर दूंगा, 3 महीने के बाद आप उनके पास दोबारा जा रहे हो कि भाई मुझे और पैसे चाहिए, तो वो आपको कितनी दफ़ा पैसे देंगे? एंड अल्टीमेटली आपको वो लेंडर जो है वो बोलेगा कि भाई आप जब रिपे नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे पैसे क्यों ले रहे हो? ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोर मनी, तो आपने हालात खुद संभालो। फिर आपके जो क्राइसिस खुदा न खास्ता होंगे वो आपके अपने ऊपर होंगे। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट इज़ हैपनिंग विद पाकिस्तान। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बार बार अगर आप इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस हो रही होंगी। नंबर वन इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या चीज़ है जी? सिंपल इसका फॉर्मूला ये है कि आपके जो कंट्री के एक्सपोर्ट्स हैं, हम पाकिस्तान जो है वो कॉटन, वीट या इस तरह की चीज़ें जब वो एक्सपोर्ट करता है, या सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं सियालकोट से जो एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, और जो जब आप एक्सपोर्ट करते हो कोई चीज़ तो आपको वो जो बाहर वाले लोग हैं वो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, तो आपके डॉलर्स बढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बाहर के लोग रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ के कुछ लोग बाहर रहते हैं और वो अगर आपके पास पैसे भेजते हैं तो उनको रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो रेमिटेंसेस जब आपके कंट्री में आती हैं तो भी वो डॉलर्स में पे करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई मिडल ईस्ट में रह रहा है तो वो भी फॉरेन करेंसी में अपने एक्सचेंज वाले को पैसे देगा, आपको जो है वो रुपीज़ में मिलेंगे। तो वो जो बाहर वाली फॉरेन करेंसी है वो आपके पास आएगी, तो उससे फिर आप डॉलर्स भी ख़रीद सकते हो, या वही करेंसी आप बेशक यूज़ करो, रियाल हो गया, दरहम हो गया। तो इस तरह की फॉरेन करेंसीज़ जितनी आपके पास ज़्यादा होंगी उतना ही बेहतर होगा। हमारे यहाँ इशू क्या आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस इतनी है नहीं, इंपोर्ट्स और लोन रिपेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बन रहा है। ठीक है जी। वैसे हर दफ़ा इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि हर दफ़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं है, मेनी कंट्रीज़ गो थ्रू दैट। लेकिन जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, अगर आप वो जो पर्पज़ है उसका, जो इंपोर्ट्स का पर्पज़ है या जो लोन रिपेमेंट्स का पर्पज़ है, अगर आप वो टाइमली नहीं कर रहे हो तो इट इज़ ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट यू नेगेटिवली। अब आ जाते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मैंने अलग से भी एक पोर्शन बनाया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। ये जी स्टेट बैंक के पास होते हैं डॉलर्स और जो भी दूसरी करेंसीज़ हैं, वो स्टेट बैंक जो आपकी सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक जिसको बोलते हैं, वो होती है आपकी स्टेट बैंक, जो आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह पॉलिसी रेट भी वो डिसाइड करती है। ठीक है जी। तो उसके पास जो भी आपके बेसिकली एक्सपोर्ट के डॉलर्स होते हैं या जो भी इंपोर्ट कराने के लिए आप डॉलर में पेमेंट करते हो, वो एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू होती है। ठीक है जी, बैंक्स इनसे पैसे लेते हैं डॉलर्स में और वो पेमेंट होती है, एलसी वगैरह खुलती है, वो डिफरेंट प्रोसेस है, नॉट रेलेवेंट टू यू गाइस। ठीक है जी। तो डॉलर्स एंड अदर करेंसीज हेल्ड बाय स्टेट बैंक आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अभी तक आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए। अब ये डॉलर्स जो हैं या फॉरेन करेंसीज जो हैं, ये दीज आर यूज्ड फॉर इंपोर्ट्स एंड डेट रिपेमेंट्स। जो भी आपके कर्जा लिया हुआ है वो उनको उसी करेंसी में वापस करेंगे ना जिसमें लिया था। फिर एक टर्म आती है, आप बार बार सुनेंगे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इन्फ्लेशन या उसको
इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कहा जाता है कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब वो कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स इटसेल्फ वो क्या चीज़ होती है? वो एक बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं एंड चीज़ें होती हैं जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिवाइडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री बेसिकली क्या करता है कि आपके जो रेगुलर यूज़ के गुड्स हैं, जैसे दही हो गई, जैसे एग हो गया, जैसे ये आपके रेगुलर यूज़ के आइटम्स, उनकी पूरी एक बास्केट ऑफ गुड्स बनी हुई है। वो अराउंड मेरे ख्याल से 356 आइटम्स हैं जब तक मुझे याद है, लेकिन ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ये 356 आइटम्स, इसमें रूरल एरियाज़ में जो चीज़ें नीडेड हैं जो वो लोग कंज्यूम करते हैं, और जो अर्बन एरियाज़ में चीज़ें लोग कंज्यूम करते हैं, उन सारों की एक प्राइसिंग इंडेक्स बनती है। और उसमें जो भी चेंजेस आती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ या क्वार्टर या ईयरली, तो वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और ये कौन करता है? ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करता है। तो जब ये आपकी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो आपके अगर ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो वो सीपीआई या इन्फ्लेशन जो है वो आपको बढ़ी हुई नज़र आती है। और इस वक्त वो पीक पर है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं, पेट्रोल है नहीं, तो ये सारे इश्यूज बन रहे हैं हमारे पास। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जी ये हैं कुछ ये आप बार बार टर्म सुनेंगे, जीडीपी। जीडीपी क्या है जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। जो भी आपके कंट्री में फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी आपके कंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करता है, वो आपके उनकी जो मार्केट वैल्यू है, इस वक्त की जो करंट वैल्यू है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जीडीपी हम कहते हैं कि बढ़ गई है, तो इसका मतलब है जो आपके करंट सर्विसेज और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो मतलब बहुत अच्छी बात है ये, और आपकी जीडीपी बढ़ रही है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये एक मेजर होता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने का। अब इसमें भी एक डिबेट है कि इज़ जीडीपी नेसेसरली ए गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर, लेकिन ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मोस्ट पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए फॉर सीएसएस। अब इसमें दो तरह की जी जीडीपीज़ होती हैं। नंबर वन इज़ नॉमिनल जीडीपी। इसमें जो है वो आपकी इन्फ्लेशन, जो भी प्राइस चेंजेस हैं, वो शामिल होती हैं। ये जो है क्वार्टरली जो आपकी चेंजेस आती हैं ना, जो छोटी मोटी चेंजेस हैं, उनको गेज करने के लिए नॉमिनल जीडीपी यूज़ होती है। लेकिन रियल जीडीपी क्या है जी? कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर रिमूव फ्रॉम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 में कोई चीज़ कितने की मिल रही थी, और उसमें जो प्राइस चेंजेस आई ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो माइनस करेंगे, बाकी अदरवाइज जो प्रोडक्शन की चार्जेस थी वो उसमें लगाएंगे, लेकिन जो इट्सेल्फ गुड की वैल्यू है, उसकी प्राइस में जो इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट आया है, वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये रियल जीडीपी कहलाती है। ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं जब आपके लॉन्ग टर्म एक महंगाई को या जीडीपी को, एक कंट्री की ग्रोथ को देखना होता है। लॉन्ग टर्म में हम रियल जीडीपी यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली बेस पे नॉमिनल जीडीपी यूज़ की जाती है। ये बस इतना आपके लिए अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। नॉमिनल जीडीपी में आपके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स जो हैं वो होते हैं। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है, इन्फ्लेशन जो है वो रिमूव की हुई होती है, ताकि वो आपको रियल टर्म्स बता सके इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है इस चीज़ की। बस इतना आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो इस वक्त 3.5% था, लेकिन ये मुख्तलिफ होता है हर साल का। तो ये आप देख लिएगा कि इस वक्त क्या है इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो बहुत इस वक्त जो है ना वो काफ़ी ग्रिम फिगर्स आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। तो आप यूजुअली जो है ब्लूम्सबर्ग और इनके फिगर्स चेक कर लिएगा। ठीक है जी। तो इससे एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। और ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना, वो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान, इसको कंपेयर करिएगा इंडिया और बांग्लादेश से। वैसे कंपैरिजन तो बनता नहीं है अभी, क्योंकि डिफरेंट साइज़ ऑफ इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारे रीजनल वो नेबर्स हैं, तो एक आइडिया हो जाता है आपको कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। अब आ जाते हैं जी इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स पर। अब ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये 2021-22 की फ़िगर्स हैं। 22-23 क्योंकि जो है अभी कंप्लीट फिस्कल ईयर नहीं हुआ, तो उसकी फ़िगर्स है नहीं। तो 21-22 की फ़िगर्स में आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, आप देख लें कि $80 बिलियन की चीज़ें आपने मंगवाई हैं दूसरे मुल्कों से। ठीक है।
और एक्सपोर्ट जो आपने करी हैं वो हैं 31.76 बिलियन ड्यूरिंग द प्रीवियस फिस्कल ईयर। अब ये देखें, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, आपका ट्रेड है। अब ट्रेड आप करते हैं तो ट्रेड सरप्लस होता है जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होती है। और ट्रेड डेफिसिट कब होता है कि जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होती हैं। तो यहाँ पे 48.26 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो पाकिस्तान को एडजस्ट करवाना है, जो देना है। ठीक है जी, ये मैंने रेफरेंस भी इंक्लूड कर लिया, आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पे, या फॉरेक्स रिज़र्व जिसको कहा जाता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास 5.6 बिलियन डॉलर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। अब तो मैंने बल्कि सुना था लास्ट हेडलाइन 4.6 पे भी चले गए थे, ये बहुत लो हो गए हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ेंगे तब जब रेमिटेंसेस आती हैं, या फिर आपके पास कोई लोन वगैरह आपको कोई दे देता है, जैसे आईएमएफ का लोन अभी एक्सपेक्टेड है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के इमीडिएटली जो आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली जो डॉलर उसके पास होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए जी? नंबर 1 तो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये करंट अकाउंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसकी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो था, रेमिटेंसेस और ये एक्सपोर्ट्स माइनस करके, और ये सारा जो मैंने फार्मूला बताया आपको, उसको फाइनेंस करने के लिए जो हमारा वो फिगर बन रही है वो 8.8 बिलियन इमीडिएटली ज़रूरी, जो इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए वो इतनी बन रही है। उसके अलावा एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट्स जो इस वक्त हमने देनी ही देनी है इस वक्त, मतलब विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, दैट इज़ 2.2 बिलियन डॉलर्स। फिर आपके बॉन्ड्स होते हैं जो कंट्री इशू करता है। अब बॉन्ड्स जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान इशू करेगा, सुकूक सुकूक बॉन्ड कहलाता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान वो इशू करता है और वो लोग ख़रीदते हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली, क्योंकि वो लोग ख़रीदते हैं तो उसमें पाकिस्तान को डॉलर्स में पेमेंट होती है। तो जब ये 1 बिलियन डॉलर जो है वो बॉन्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो जब मैच्योर होता है तो पाकिस्तान को वो फिर बॉन्ड की पेमेंट प्लस प्रीमियम वो रीपे करना होता है। तो वो रीपे करने का जो अमाउंट है दैट इज़ 1 बिलियन डॉलर, दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन अराउंड अप्रैल 2024, मतलब अगले साल अप्रैल तक वो भी मतलब ऐड हो जाएगा इसमें। तो टोटल जो है पाकिस्तान को सिर्फ चलाने के लिए, अब इसमें जो है ना वो जो ट्रेड डेफिसिट था उसको मैं बात कर ही नहीं रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को सिर्फ अफ्लोट रखने के लिए, कि इकोनॉमी चलती रहे, उसको 11 बिलियन डॉलर की अशद ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है जी। और इस वक्त जो इनफ्लोज हमारे पास एक्सपेक्टेड हैं, तो एक तो आपके 5.6 बिलियन रिजर्व्स वो हो गए, ठीक है। उसके अलावा आईएमएफ जो है उसके साथ जो टॉक्स चल रही हैं दैट इज़ 2.6 बिलियन डॉलर्स, या 2.2 है या 2.6, ये फिगर्स आप कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट्स में बिल्कुल बता दीजिएगा कि क्या फिगर्स हैं। ठीक है जी। तो इनफ्लोज हमारे एक्सपेक्टेड हैं कि आईएमएफ की टॉक्स अगर सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि आईएमएफ कह रहा है कि भाई आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे इंटरिम केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है, तो वो हम उनके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, इस हुकूमत के साथ भी हम नेगोशिएट नहीं करना चाहते। वो इसलिए डायलॉग्स को डिले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो परमानेंट सेटअप आपका एक आफ्टर द जनरल इलेक्शंस आए, क्योंकि देखें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो वो बिल्कुल ठीक है। आप भी चाहेंगे ना कि भाई जो गवर्नमेंट हो जिसको हम पैसे दे रहे हैं को उनको हम अंडरटेक करवाएं कि भाई उनकी 5 साल हुकूमत होगी, तो वो उस पीरियड के दौरान हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे और वो रिपेमेंट करेंगे। अगर अभी वाली गवर्नमेंट कोई कमिटमेंट्स करके चली जाती है और वो पॉलिटिक्स के बाद जो है जनरल इलेक्शंस के बाद वो पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वो आईएमएफ के साथ रीनिगोशिएट करेंगे, वो कहेंगे भाई प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था, हमने तो किया ही नहीं था। वो बैक ऑफ भी कर सकते हैं। तो इश्यूज़ बनते हैं लैंडर के लिए जब वो पैसा देता है। तो इस वजह से अभी जो है आपको ये सुनने को मिलता होगा कि भाई आईएमएफ की टॉक्स जो है वो जारी हैं। हालांकि वो ऐलान कर देते हैं बार बार, इसहाक डार साहब या कोई भी जो फाइनेंस का होता है वो बयान कर देता है, इस टीवी में मीडिया में स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि भाई वो एग्रीड हैं, बस वो देते हैं। वो इसलिए कि वो इकोनॉमिक सेंटीमेंट एक पॉजिटिव रहता है ना, तो वो लोग रेमिटेंसी भेजते रहते हैं, इकोनॉमी का पहिया चलता रहता है। तो इस वजह से वो बार बार ही अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जब तक वो पैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पाकिस्तान के पास आएंगे नहीं, तब तक हमारा ना एक्सचेंज रेट कंट्रोल होगा और ना ही हम वो जो ऊपर वाले आउटफ्लोज हैं उनको कवर कर पाएंगे।
अच्छा, जब आईएमएफ एग्री करेगा तो ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम जो है वो 1.7 बिलियन जो आपके लोन है वो हम मंजूर करेंगे, वो आपको दे देंगे। तो ये भी एक आईएमएफ का अगर मंजूर हुआ तो ये बाकी सारे आएंगे। अदर क्रेडिटर नेशंस जो हैं वो भी, उनसे भी मुतवक्के है कि भाई हम लोग जो है वो $5 बिलियन दे दें। लेकिन वो तब देंगे जब जो है आईएमएफ एग्री करेगा कि, मतलब दूसरे देखें ना, अब आईएमएफ ट्रस्ट करता है तो बाकी लोग भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो यार ठीक है, अगर आईएमएफ इस पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि आईएमएफ की बहुत टफ कंडीशंस होती हैं टू गिव आउट लोन्स। अब वो आईएमएफ अगर ट्रस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे क्रेडिटर नेशंस और वर्ल्ड बैंक जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। और इसीलिए वो जो एफ की लिस्ट का आपने सुना होगा, एफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल आए थे, वो भी इम्पॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि कंट्री का एक इमेज होता है। जब वो इमेज सही होता है तो लोग, कंट्रीज़ जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट करती हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं। टोटल एक्सपेक्टेड हैं जी इनके 9.3 बिलियन, प्लस में आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 5.6 हैं। तो आपका काम चल जाएगा 2023-24 में। लेकिन ये बहुत एक, मतलब कंजर्वेटिव फिगर मैंने आपको बताई है कि मतलब सिर्फ काम चलाने वाली बात है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड हैं टू फाइनेंस दीज डेफिसिट्स, और पाकिस्तान को इससे बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जी मेन क्वेश्चंस पे कि आर वी इंडीड हेडिंग टूवर्ड्स अ डिफ़ॉल्ट, आर वी गोइंग टू डिफ़ॉल्ट ऑन आवर पेमेंट्स। नॉट इफ़ वी प्ले आवर कार्ड्स द राइट वे। अगर हम अपने पत्ते सही से खेलें जी तो इस वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल चेंजेस क्या रिक्वायर्ड होंगी जी? ओवरऑल आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ठीक है, इंपोर्ट्स घटानी है, आपको रीस्ट्रक्चर करना है पूरी इकोनॉमी को, स्पेशली पावर सेक्टर में जो एक, मतलब ये समझे कि आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन गंद मचा हुआ है बहुत ज़्यादा आपके पावर सेक्टर में। जब तक उसको ओवरहॉल नहीं होगा, लॉसेस कवर नहीं होंगे, तब तक तो खुदा ना खास्ता मतलब कोई आसरा ही नहीं है। क्योंकि उसमें जो है वो एक और एक बला है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डेट। वो बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके ऊपर मैं अलग से शायद एक लेक्चर बना दूं आपके लिए, ठीक है जी। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये चेंज ज़रूरत है कि मतलब हम लोग को एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो फ्लड्स वगैरह आ गए लास्ट ईयर, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। फिर हमें उसकी वजह से इवन फॉरेन एड तो मिली, लेकिन वो भी इतनी नहीं है कि हम सारे अपने डेफिसिट्स को कवर कर पाएँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द फोरमोस्ट नीड ऑफ द कंट्री। इस वक्त तो जी जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट नीड है ना, ये जो टसल चल रहा है बिटवीन अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीटीआई, इसने जो है इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है कि कोई ना इंटरनेशनल लैंडर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, ना कोई इंटरनेशनल कंट्री आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। कोई पैसे आपके ऊपर लगाएगा ही क्यों जब उनको यही पता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है जी, जब तक ये एक सबसाइड नहीं हो जाएगी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तब तक जो है ये इसी तरह से एक लूमिंग थ्रेट रहेगा पाकिस्तान के लिए कि भाई वो डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा न खास्ता जा रहा है। अल्लाह करे कि सिस्टम इस तरह से ना हो, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर पीपल। आई होप कि इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस से निकल आएँ। लेकिन हालात जो हैं वो अब आपके सामने हैं। आई होप दिस लेक्चर गेव यू सम क्लैरिटी कि इसको जो है किस तरह से परसीव करना है। एंड आई होप दीज फिगर्स वुड बी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू राइट योर एसे और योर आंसर्स इन योर करंट अफेयर्स एग्जाम। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इस तरह के और लेक्चर्स में करंट अफेयर्स के बनाऊँ या फिर एसे की सीरीज़ डायरेक्ट शुरू कर लूँ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जी। अस्सलाम वालेकुम।